नमस्कार दोस्तों, आज है 27 मार्च 2023। 27 मार्च 2023 से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर एक पेज में 4 स्लाइड कर दीजिए, तो आज से जो है आपको एक पेज में 4 स्लाइड मिलेगा ताकि आप आराम से इसका फ़ोटो कॉपी करा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 26 मार्च का रिवीजन पॉइंट देख लीजिए। रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो केरल पर लगाया है। गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसके द्वारा जीता गया है? तो लुइस कैफ्रेली के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। किस राज्य सरकार ने थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां जीव अभ्यारण्य घोषित करने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा फैसला किया गया है। उत्तराखंड के किस शहर में खेल विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी? तो हल्द्वानी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो वाराणसी में किया गया है। एशिया हॉकी फेडरेशन एथलीट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को। केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 4% की वृद्धि की है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 126वां स्थान मिला है। हाल ही में आरबीआई द्वारा डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बना है। अर्थ आवर 2023 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो अर्थ आवर 2023 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी 1 घंटे के लिए अपने घरों और कार्यालयों में सभी रोशनी और बिजली के उपकरण को बंद कर देते हैं। अर्थ आवर एक वार्षिक कार्यक्रम है जो मार्च के अंतिम शनिवार को होता है। इस वर्ष 25 मार्च को स्थानीय समय अनुसार रात 8:30 बजे मनाया गया है। उसके बाद समझिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में। इसका स्थापना 29 अप्रैल 1961 को किया गया है और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और आपको ध्यान रखना है कि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के बारे में समझिएगा। ये जारी किया गया है सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 ये जारी किया गया है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया है और इसमें भारत को 4था स्थान मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 इसमें भारत को 107वां स्थान दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और इसमें भारत को 135वां स्थान दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत को 85वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये परीक्षण उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। उत्तरी कोरिया के द्वारा परीक्षण किया गया है। ये देखिए आपका उत्तरी कोरिया है, ये आपके साउथ कोरिया है। ठीक है, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तरी कोरिया है पूर्वी एशिया में स्थित है, पूर्वी एशिया में स्थित है और इसकी सीमा चाइना, रसिया और साउथ कोरिया से लगता है। ठीक है, साउथ कोरिया से लगता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा स्थित है और जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी सियोल है। ठीक है, उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नॉर्थ कोरिया है इसके सर्वोच्च नेता का नाम क्या है? तो किम जोंग इनके सर्वोच्च नेता का नाम है
राजधानी प्योंगयांग है। आबादी 2.6 करोड़ आबादी है उत्तरी कोरिया का। और उसके बाद ये देख चुके हैं कि 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। ये आपके जापान से है, ठीक है, इधर आपके जापान है। 25 मार्च 2023 को सीआरपीएफ की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोला जाता है। इसके स्थापना 27 जुलाई 1939 को किया गया है। यह गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के एस.एल. थाउसेन है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ हैं, ये 50वें नंबर के हैं। भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी हैं, ये 16वें नंबर के हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, ये 25वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अप्सपा कानून को किन किन राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ाया है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य में 6 महीने के लिए अप्सपा कानून को बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्सपा कानून का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश है, ये आपके नागालैंड है। यहाँ पर जो है अप्सपा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आप समझिएगा कि जो आपके अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा किन किन देश से लगता है? तो इसकी सीमा चाइना, भूटान और म्यांमार से लगता है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो म्यांमार है, म्यांमार से किन किन राज्यों की सीमा लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों का सीमा जो है म्यांमार से लगता है, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा के बारे में याद रखिएगा कि तीनों साइड से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा तथा दीफू दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि लोकटक झील में ही केवुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जहाँ पर डांसिंग डियर मिलता है। उसके बाद है जुकोउ घाटी, जुकोउ घाटी ये कहाँ स्थित है? तो नागालैंड और मणिपुर में स्थित है। तलाबंग घाटी मिजोरम में स्थित है। समझिएगा अरुणाचल प्रदेश के बारे में वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल केटी परनाइक हैं, राजधानी ईटानगर है, लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीट है। नागालैंड मुख्यमंत्री नेफुरियो हैं, राज्यपाल ला गणेशन, राजधानी कोहिमा, लोकसभा में 1 सीट, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 60 सीट है। यहाँ पर अप्सपा के बारे में लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है, ठीक है, भारत देश के द्वारा जीता गया, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आपके खो खो था इसका आयोजन असम राज्य में किया गया था। उसके बाद समझिए फीफा 2022 के बारे में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो कतर में किया गया था। इसमें कुल आपके 32 टीमें भाग लेती है और इसका विजेता अर्जेंटीना रहता है, वो विजेता फ्रांस रहता है। उसके बाद है कि 2026 का जो फीफा होगा 23वां फीफा, इसका आयोजन किस किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में इसका आयोजन किया जाएगा। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है?
तो एम.टी. वासुदेवन को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 सज्जन जिंदल को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अस्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पुरस्कार मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। गोल्डन कैलासा पुरस्कार राजस्थानी फिल्म नरेरा को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। इनका संबंध भारत से है और जो इनका उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड है। बुकर पुरस्कार 2022 सिहान कर्णोतिलक को दिया गया है। इनका संबंध श्रीलंका से है और इनका उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो आसिफ शेख को दिया गया है। जो आसिफ शेख हैं इनका संबंध नेपाली क्रिकेट से है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि G20 बिजनेस समिट 2023 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो नागालैंड राज्य करेगा अप्रैल में, ठीक है, नागालैंड राज्य करेगा। उसके बाद आपको समझना है कि 17वां G20 समिट 2022 में ये कहाँ पर हुआ था? तो बाली इंडोनेशिया में हुआ था। जबकि 18वां G20 समिट 2023 में ये कहाँ पर होगा? तो भारत देश में होगा। और इसका थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसका थीम है G20 2023 का। क्योंकि भारत में है तो सभी को तो पता है कि इसका आयोजन भारत में हो रहा है, तो आपसे थीम पूछा जाएगा इसका। उसके बाद है कि SCO समिट 2022 ये कहाँ पर हुआ था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। जबकि 2023 में कहाँ पर होगा? तो इंडिया में होगा। I2U2 में कौन कौन से देश हैं? इंडिया, इजराइल, USA और UAE सऊदी अरब अमीरात हैं। उसके बाद है कि COP 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ था। जबकि COP 28 दुबई में होगा, ठीक है। दुबई कहाँ स्थित है? तो UAE में स्थित है, UAE में स्थित है। आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रति क्विंटल कितना करने की मंजूरी दी गई है? तो 50 रुपये करने की मंजूरी दी गई है। तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो सिफारिश है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक देश बांग्लादेश है और भारत में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत का छत्तीसगढ़ है, जबकि सबसे अधिक कोयले का भंडार झारखंड में है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात राज्य है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जबकि दुनिया में ब्राज़ील है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसे आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे दुनिया में रूस है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, पूरे दुनिया में अमेरिका है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, जबकि दुनिया में रूस है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि दुनिया में कजाकिस्तान है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। सोने का, ये आपकी गलत है, यहाँ पर कजाकिस्तान नहीं होगा, चीन होगा, ठीक है। इसे लिखिएगा चीन है यहाँ पर। फिर से बोल देते हैं, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जबकि दुनिया में कौन है? चीन है, ठीक है, चीन है। दिल्ली सरकार ने 2023-24 के लिए कितने का बजट पेश किया है? तो जो बजट पेश किया गया है 78,800 करोड़ का बजट पेश किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। राजधानी नई दिल्ली है। लोकसभा में 7 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में 70 सीट है। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे की आर्च पुल का निर्माण जम्मू कश्मीर के किस नदी पर पूरा किया गया है? तो चेनाब नदी पर पूरा किया गया है, ठीक है, चेनाब नदी पर पूरा किया गया है। और आपको याद रखना है कि झेलम, सतलज,
ये जो नदियाँ आपके हैं चेनाब की सहायक नदी है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये आपके चेनाब नदी है, इसी पर आपके आर्च ब्रिज स्थित है। झेलम, रावी, सतलज, ये तीनों जो नदी आपके हैं, ये तीनों नदी आपके चेनाब की सहायक नदी है, जबकि जो चेनाब है ये आपके इंडस सिंधु की सहायक नदी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। झेलम है, झेलम के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। उसके बाद देखिए सतलज नदी, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। और आपको याद रखना है कि शिपकिला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, इन तीनों नदियों का निर्माण जो है हिमालय के बनने से पहले हुआ है, हिमालय के बनने से पहले हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये पुराना मैप है, इसे एक बार ध्यान से देखिएगा। ये आपके जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। तो जो आपके लद्दाख है इसकी सीमा किन किन देश से लगता है? तो इसकी सीमा जो है पाकिस्तान, लद्दाख की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना से लगता है, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा जो है केवल पाकिस्तान से लगता है। उसके बाद है पंजाब, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से लगता है, ठीक है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है तो इसे राज्य नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जबकि जो जम्मू कश्मीर आपके केंद्र शासित प्रदेश है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब से लगता है। राज्य में आपके हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 10वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो देख लीजिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? जो 1498 में पहुंचा था। नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा दिया गया है। 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसके द्वारा छीना गया है? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा छीना गया है। और आपको याद रखना है कि भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अल्बुकर्क ही है। अंग्रेज द्वारा सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? तो 1613 में किया गया। और जो फ्रांसीसी हैं 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में होता है। और जो युद्ध होता है ये समाप्त होता है ए ला सपाल के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। और युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में होता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है युद्ध किसके बीच में हुआ है? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है 1749 से 54 के बीच में होता है, पांडिचेरी के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से 63 के बीच में पेरिस के संधि के माध्यम से समाप्त होता है। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है। इसमें फ्रांसीसी की पराजय होती है। प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 23 जून 1757 को होता है, 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, ठीक है, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। इसमें जो सिराजुद्दौला है इनकी हार हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में होता है? तो अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये आपके त्रिगुण एक साइड था, एक साइड आपके अंग्रेज अकेले था। इसमें विजय किसका होता है? तो अंग्रेज का विजय होता है बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध के बाद जो है 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है, ठीक है, इलाहाबाद का संधि होता है। उसके बाद है पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। ये आपके प्रश्न क्या था? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रति वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है कि इस प्रश्न को उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।